नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर पचौरी और इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। वैसे तो मेरी जो पोस्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, फिर भी आपकी जानकारी बता दूँ। MPPSC 2016 में मेरे टोटल मार्क्स मेंस प्लस इंटरव्यू 925 थे, ठीक है। और जनरल बॉयज़ DSP कट ऑफ 923 था, यानी कि जनरल बॉयज़ जो DSP बने थे वो 923 अंक तक बने थे। ऐसे ही MPPSC 2017 में मेरे जो टोटल मार्क्स थे, टोटल अंक थे मेंस प्लस इंटरव्यू, वो थे 949, ठीक है। और 948 मार्क्स पर 948 नंबर पर DSP में 5th रैंक थी। तो आई होप कि मेरे अनुभव का आपको पूरा लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर मैंने बनाया है ये है भारतीय संविधान का इतिहास, कि भारतीय संविधान बना किस प्रकार से है। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी कानून है या कोई भी नियम है, वो एकदम से तो बनता नहीं है। वो धीरे 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 क्या होता है, उसका विकास होता है। और जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसी जैसी चुनौतियाँ आती हैं, उसी के अनुसार उन नियमों में या उन कानून के अंदर क्या है, परिवर्तन होता है और वो वर्तमान आवश्यकता के अनुसार अपना रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास, पेपर सेकंड के खंड यानी पार्ट ए का पार्ट है। इसके अंदर जो भारत इकाई 1 है, यूनिट 1 है, उसमें ये चीज़ दी है, जैसे भारतीय संविधान और निर्माण, ठीक है। तो निर्माण पूछा, लेकिन निर्माण से को समझने के लिए हमें निर्माण से पहले ये निर्माण कैसे हुआ है ये हमें समझना पड़ेगा, कि निर्माण जो हुआ है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से है। कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है, जैसे भारत का शासन था, तो आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे क्या था, अंग्रेज़ों का राज था। तो उस अंग्रेज़ों का जो राज रहा है या अंग्रेज़ों का काल रहा है, उसमें वो काल दो प्रकार से विभाजित किया गया। एक तो कंपनी का शासन है और दूसरा क्या है, ताज का शासन है, ठीक है। तो कंपनी का शासन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्या थी, भारत में प्रत्यक्ष रूप से क्या करती थी, राज्य करती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी तो वो काल अवधि हमारी है 1773 से 1858 तक, ठीक है। और जो ताज का शासन था, ताज का शासन मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया था, भारत सरकार, भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। तो उसको बोलते हैं ताज का शासन। ये है 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक कि भारत को आज़ादी नहीं मिल गई। समझ गए बात को। तो इस चैप्टर को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है कंपनी का शासन, यानी कि एक पार्ट में, यानी अभी के पार्ट में हम कंपनी का शासन देखेंगे और उसके बाद में हम ताज का शासन देखेंगे। अब देखिए, इसमें बहुत सारे एक्ट आए हैं, लेकिन कुल मिला के हम क्या है, 5 एक्ट देखेंगे। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है RPCCC, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो R से है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी R से क्या हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, और कब आया था, 1773 में। P से है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो सेकंड वाला है हमारा, यहाँ पे लेते हैं। R से हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला, P से है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, ये अपन को ध्यान रखने हैं। और इसके बाद फिर 3 CCC है, यानी चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट, ठीक है। एक 1813 में आया है, 1833 में आया और 1853 के अंदर आया है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि कोई भी एक्ट, कोई भी नियम या कोई भी कानून बनता है तो वो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बनता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय में परिवर्तन होता है, तो समय के परिवर्तन के साथ साथ चुनौतियों में, आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, और उसी के अनुसार क्या है, हम इन एक्ट के अंदर या कानून के अंदर परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1600 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और शुरुआत में क्या करती थी कि वो व्यापार ही करती थी, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे उनका प्रभुत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या करने लगे वो, कि भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भी क्या करने लगे, वो हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इसका महत्व क्या है और इसके अंदर कौन सी जो प्रावधान किए गए हैं या इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़ तो इसके अंदर इसका महत्व ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट आया था। अब इनको नियमित और नियंत्रित कौन करेगा, ये करेगी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया के जो भारत में कार्य थे उनको क्या करेगी, नियमित करेगी और नियंत्रित करेगी। यानी कि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पर, यानी कि ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य पर अपना नियंत्रण क्या है, बढ़ाना चाहती थी, शिकंजा कसना चाहती थी, ठीक है। अभी तक क्या था, कंपनी
इससे पहले क्या थी, कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, सिर्फ क्या करती थी, व्यापार करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभुत्व बढ़ता गया वैसे वैसे उसने क्या किया, हमारे भारत के प्रशासन में और राजनीतिक पकड़ क्या है उसकी मजबूत होती चली गई। तो फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, प्रशासनिक कार्य भी करने लगी और राजनीतिक कार्य भी करने लगी। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे इनको भी क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन ने मान्यता दे दी। ठीक है। और एक होता है भारत, तीसरा इसका महत्व कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की क्या हो गई थी, यहाँ से स्थापना हो गई थी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये है कि पहले कंपनी के बंगाल में क्षेत्र थे, बम्बई में क्षेत्र थे और मद्रास में क्षेत्र थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि संपूर्ण सत्ता जो थी वो बंगाल के हाथ में दे दी थी, यानी कि जो प्रशासनिक इकाई इनकी बंगाल में बैठती है उसके हाथ में क्या है, संपूर्ण कार्य की शक्ति रहेगी। ये विशेषताओं से हमें और समझ में आएगा। अब देखिए, पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था और बम्बई का गवर्नर था। तीनों गवर्नर क्या थे, अलग अलग थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, सुप्रीम बना दिया। पहले गवर्नर है, अब यहाँ पे आ गया जनरल। जनरल का मतलब होता है महा, जिसके पास क्या होती है, विशेष शक्तियाँ होती हैं। जैसे आप देखते हो रैंक होती है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है ना, तो महानिरीक्षक। तो जहाँ भी जनरल लग गया वो क्या है कि बहुत ही पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पोस्ट हो जाती है। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को इन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। अब इसकी क्या है, कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, जिसमें क्या थे, 4 सदस्य होते थे। कार्यकारी परिषद को आप इस प्रकार से समझिए कि वर्तमान समय में जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, और गवर्नमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे विभाग हैं। जैसे हमारे सब, अगर केंद्र सरकार को लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, प्रधानमंत्री का पद है। इसके अलावा अन्य विभाग है, जैसे रक्षा विभाग है, तो वहाँ पे कौन होंगे, हमारे रक्षा मंत्री होंगे, इसको पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। ठीक है। गृह विभाग है, तो उसमें कौन होंगे, गृह विभाग या गृह मंत्रालय में कौन होंगे, गृह मंत्री होंगे। इसी प्रकार से क्या था, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। ठीक है। और उसके अंदर क्या थे, 4 सदस्य थे। ठीक है साथियों। और जो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, क्षमा चाहूँगा, और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हास्टिंग्स। ठीक है। तो पहली विशेषता समझ में आ गई आपको कि बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। तो इसकी पोस्ट क्या थी, बहुत पावरफुल कर दी गई थी, इन्फ्लुएंशियल कर दी गई थी, जनरल। और इसकी एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। कार्यकारी परिषद का मतलब ये आज का मंत्रिमंडल, या फिर ये कह सकते हैं कि आज की डेट में जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट, वर्तमान की कैबिनेट और उस समय की क्या थी, कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेम थी। ठीक है। चलिए अब देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से केंद्रीयकरण बढ़ा दिया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि शक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या विभाजित हैं, उन पर कंट्रोल किसका कर दिया गया, एक जगह पे कंट्रोल कर दिया गया, उसको बोलते हैं केंद्रीयकरण। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बम्बई के जो गवर्नर थे और जो मद्रास के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिया था, अधीन कर दिया गया था। यानी सारी शक्तियाँ जो थी वो मुख्य रूप से किसके पास आ गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आ गई थी। ठीक है। तो केंद्रीकरण यहाँ से किया गया था। एक पॉइंट और है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1773 में एक्ट आया, इसमें प्रावधान किया गया और सन 1774 के अंदर 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। इसके अंदर 4 जज थे टोटल, 1+3 ऐसे याद करने का तरीका। एक कौन थे, हमारे चीफ जस्टिस थे, और 3 कौन थे, उसके अन्य जजेस थे। समझ गए। अब देखिए, और अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसका महत्व क्या था कि इन्होंने कंपनी के ऊपर नियंत्रण और नियमन बढ़ा दिया था। तो नियंत्रण कैसे बढ़ाया कि कंपनी के जितने भी सदस्य थे या जितने भी अधिकारी थे या कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, उपहार नहीं लेंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत लेना तो क्या है, हमेशा से अपराध रहा है। ठीक है। समझ गया। जैसे आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैं कोई भी पेड आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपने कार्य के या अपनी ड्यूटी के अलावा कहीं पे क्या है, मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता जिससे मुझे क्या हो, निजी लाभ हो। तो ऐसा ही काम क्या था, इन्होंने, अंग्रेजों ने उस समय पे कर दिया था। यानी निजी व्यापार क्या है, नहीं होगा, प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप किसी से उपहार नहीं ले सकते हैं और रिश्वत भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और आई थी, इंडिया में कौन काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार कहाँ पे बैठी है, ब्रिटेन में बैठी है, इंग्लैंड में बैठी है। अब इनके बीच में एक लिंक थी, एक लिंक देने के लिए उन्होंने अथॉरिटी बनाई जिसको बोला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल भी बोलते हैं इसमें। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कंपनी के ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा और ये अपनी क्या करेंगे, ये उस
चीज़ के बारे में ब्रिटिश सरकार को क्या करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे। यानी कि ये क्या हो गई थी, बीच की चीज़ हो गई थी। आगे जाके इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था, लेकिन शुरुआत में क्या था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, अब इनका मुख्य काम क्या था, राजस्व, नागरिक व सैन्य जानकारी क्या करते थे, कंपनी से संबंधित ब्रिटिश सरकार को दे देते। अर्थात ये क्या थे, ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच की क्या थे, ये कड़ी थे। आगे बात समझ में। तो आपको पांचों प्रावधान क्या हैं, 1 बाय 1 ध्यान रखने और याद करने। जैसे पहला प्रावधान क्या था कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। ठीक है, और उनकी क्या बना दी गई थी, कार्यकारी परिषद, जिसमें क्या थे, कितने सदस्य थे बताइए, 4 सदस्य थे। ठीक है, और सेकंड क्या था इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसको कर दिया गया था, बम्बई का गवर्नर व मद्रास का गवर्नर। तीसरा क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में कोलकाता में, जिसमें क्या थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 क्या थे, अन्य जजेस थे। इसके अलावा क्या था, निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत इन लेने को रोक दिया था। और लास्ट था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऐसी अथॉरिटी बना दी गई थी जो ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच में मध्यस्थता का काम करती थी। ठीक है, और क्या करती थी, राजस्व, नागरिक व सैन्य जानकारी इनको देती थी। समझ गए आप बात को। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया क्या है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, समय जैसे आगे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं, परिदृश्य भी क्या है, बदल रहा है। अब देखिए वहाँ पे क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पूरा नियंत्रण किसके ऊपर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जाके क्या करते थे कि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश क्राउन को क्या करते थे, रिपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांटा, एक तो राजनीतिक कार्य और एक वाणिज्यिक कार्य। वाणिज्यिक मतलब व्यापार, जैसे कोई कंपनी है हमारे यहाँ सिर्फ क्या करती है, व्यापार करती है, तो उसके कौन से हो गए, व्यापारिक कार्य। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे तो फिर क्या होने लगा, उनका राजनीतिक कार्य भी यहाँ पे बढ़ गए। समझे बात को आप। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एमपी की कंपनी है, ठीक है, मध्य प्रदेश वितरण जो करती है हमारी, एमपीईबी जिसको पहले बोलते थे, तो उसका काम क्या है, मुख्य रूप से क्या है, व्यापार करना है। ठीक है, तो उसके कार्य कौन से हो गए, व्यापारिक कार्य हो गए। लेकिन पहले कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य करने आई थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी क्या है, सत्ता बढ़ती गई तो उसने क्या है, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई इनकी तो राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो वाणिज्यिक कार्य में और एक राजनीतिक कार्य में। समझिए बात को। तो देखिए पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी हैं, लेकिन वो क्या देखेंगे, सिर्फ वाणिज्यिक कार्य को ही देखेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, राजनीतिक कार्यों को देखेगा। समझ गए आप बात को। यानी कि कंपनी के हेड कितने हो गए, 2 तरीके के हेड हो गए, 2 लोग या 2 निकाय हेड हो गए। एक कौन से हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक कौन से हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से भी थे, चार्टर एक्ट से भी थे। ठीक है, लेकिन पहले वो सारे कामों की क्या करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, सिर्फ वाणिज्यिक कार्य देखेंगे, और राजनीतिक कार्य जो है वो क्या देखेगा, हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इसमें देखिए भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर क्या है, अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। समझ गए बात को। हमारा कोई लाभ नहीं था, हिंदुस्तानियों का कोई लाभ नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का लाभ था। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या आ गया, द्वैत शासन आ गया। द्वैत शासन मतलब ऐसा शासन जिसमें क्या है, कुछ कार्य एक अंग देखेगा और कुछ कार्य क्या है, दूसरा अंग देखेगा। तो एक अंग क्या था इनका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो जो क्या देख रहा था, वाणिज्यिक कार्य देख रहा था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा था, राजनीतिक कार्य देख रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजनीतिक कार्य के लिए इनको कौन कौन सी चीज़ें दे दी गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ये नागरिक गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, और राजस्व गतिविधियों को भी नजर रखेंगे। और इसकी रिपोर्टिंग ये किसको करेंगे, इन सारे कार्यों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। समझ गए। पहले कौन कर रहे थे, सिर्फ ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अब क्या कौन करने लगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब आया हमारा चार्ट, क्षमा चाहूँगा। ठीक है जी, अब हमारे सब चार्टर एक्ट आएंगे तीनों, 1813, 1833 और 1853। देखिए कंपनी को क्या है कि परमिट मिलता था, अधिकार पत्र, एक टाइप से आप ये समझोगे परमिट होता था। तो 1813 में क्या कर दिया कि कंपनी को 20 वर्ष और कार्य करने के लिए, पहले क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था, सॉरी क्षमा चाहूँगा, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, फिर उसके बाद आया था चार्टर अधिनियम 1813 में। यानी कंपनी को क्या कर दिया कि ठीक है भाई, आपको परमिट दे दिया कि आप अगले 20 साल के लिए क्या है, भारत में और अपना व्यापार कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो 20 वर्ष के लिए क्या मिल गया था उनको, अधिकार पत्र, एक टाइप से परमिट समझ लो आप इसको। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब इन्होंने क्या किया था इसमें कि भारत के साथ जो कंपनी किया
व्यापार का एकाधिकार था उसको क्या कर लिया, छीन लिया। अब देखिए इसमें परिवर्तन है, 20 वर्ष के लिए छूट तो दे रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ले रहे हैं और कुछ चीज़ों की छूट दे रहे हैं। जैसे क्या था, व्यापार का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया इन्होंने, छीन लिया कि नहीं आपका एकाधिकार भारत के ऊपर नहीं है। लेकिन छूट भी दी गई, छूट क्या दी, जैसे चीन के साथ व्यापार करना है और पूर्वी देशों के साथ क्या है, चाय का व्यापार। तो इनके लिए क्या कर दिया था कि 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया था, इनको एकाधिकार दे दिया था। समझ गया बात को, अधिकार पत्र में अंतर है और एकाधिकार में अंतर है। एकाधिकार मतलब है मेरी मोनोपोली। जैसे आप ये समझिए कि पहले इंडिया में सिर्फ बीएसएनएल कंपनी होती थी, तो मोबाइल या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ किसका मिलेगा, टेलीफोन कनेक्शन बीएसएनएल का ही मिलेगा। लेकिन बाद में क्या हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, तो जो शुरुआत में सिर्फ बीएसएनएल थी वो क्या था, एकाधिकार था। समझ गए बात को। और एक छोटी सी चीज़ और हुई थी, जैसे ईसाई जो पादरी थे उनको क्या है भारत में आने की उन्होंने क्या कर दी थी, आज्ञा दे दी थी। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसमें क्या था, मुख्य रूप से इन्होंने क्या केंद्रीकरण कर दिया। केंद्रीकरण मतलब एक व्यक्ति या एक अथॉरिटी के पास क्या है, संपूर्ण देश की या संपूर्ण क्षेत्र की क्या है, अथॉरिटी या अधिकार आ जाना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और संपूर्ण नागरिक और सैन्य शक्ति किसको दे दी, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी। समझे बात को आप। देखिए अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहले से बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया कि जैसे जैसे कंपनी का समय शासन यहाँ पे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनी का क्या है, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। अब क्षेत्र ही हमारा बढ़ गया तो क्या बोलने लगे कि हम कौन हो गए, पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। और पहले व्यक्ति कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे बताया केंद्रीकरण किया है, तो कैसे किया है केंद्रीकरण, यानी कि देखिए बंबई और मद्रास के गवर्नर के पास क्या थी, पहले विधायिका की शक्ति थी। विधायिका शक्ति मतलब होती है कानून बनाने की शक्ति। आज हमारे यहाँ हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, भारत की संसद के पास में है। ठीक है, या मध्य प्रदेश के अंदर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, या एक्ट पारित करने की शक्ति किसके पास में, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में है। तो ऐसे ही क्या होती थी, पहले बंबई के गवर्नर के पास में और मद्रास के गवर्नर के पास में क्या थी, विधायिका शक्ति थी। यानी कि वो क्या है, अपने क्षेत्र के अंदर क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया, यहाँ से इनसे छीन लिया गया। यानी बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर से इस चीज़ को छीन लिया और किसको दे दिया, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया। यानी संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर कोई भी नियम और कानून बनेगा तो कौन बनाएगा, भारत के गवर्नर जनरल बनाएंगे। समझ गए बात को आप। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ और किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो जब भारत में आई तो उसको क्या बोलते थे, एक व्यापारिक निकाय थी। यानी क्या है, वो एक व्यापार करने वाला क्या है, संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बाद में इसको क्या बोलने लगे, एक प्रशासनिक निकाय भी हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनते हो तो आप क्या हो गए, एक प्रशासनिक निकाय के अंग हो गए। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश प्रशासन या भारतीय प्रशासन क्या है, एक निकाय है, एक प्रशासनिक निकाय है। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी जो सिर्फ व्यापार कर रही है तो उसका वो व्यापारिक कंपनी क्या हो जाएगी, एक व्यापारिक निकाय हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और की थी इन्होंने कि जैसे हमारे यहाँ सिविल सेवक है, सिविल सर्वेंट है, आप भी हैं अभी स्टेट सर्विस के बनेंगे या यूपीएससी के बनते हैं, तो ऐसे ही पहले क्या सिविल सेवक जो होते थे उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया था कि प्रावधान किया कि भैया खुली प्रतियोगिता कराएंगे। और दूसरा क्या है कि इस प्रतियोगिता के अंदर भारतीय भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसका भारी विरोध हुआ और इसके बाद में क्या है, ये प्रावधान वापस ले लिया गया। ठीक है साथियों, लास्ट चीज़ और देखते हैं, फिफ्थ लास्ट में आया है हमारा। ठीक है, कंपनी के शासन के अधीन जो है हमारा चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब ये 1853 में आया था, 1853 में। इसमें और देख लेते हैं। अब एक चीज़ और देखें, देखिए गवर्नर जनरल परिषद को आप इस प्रकार से समझो, परिषद होती है हमारी पार्लियामेंट। आज की पार्लियामेंट है, उस समय क्या होती थी, परिषद होती थी। ठीक है, तो अब इस परिषद को इन्होंने क्या है, दो भागों में बांट दिया था, जैसे प्रशासनिक परिषद और विधान परिषद। प्रशासनिक परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे अपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी आज की कैबिनेट मंत्रिमंडल। ठीक है, जो हमारी कैबिनेट है या मंत्रिमंडल है वो क्या कहलाएगी, प्रशासनिक परिषद कहलाएगी। और जो विधान परिषद को ऐसे समझे आप कि जो हमारी आज की संसद है वो क्या हो जाएगी, उस समय की विधान परिषद थी। तो इसको ये क्या बोलते थे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद नाम दे दिया था, या और छोटी संसद भी दे दिया। ये समझ गए आप, ये गवर्नमेंट है और ये क्या हो गई, संसद हो गई। ठीक, अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अंदर 6 लोगों को क्या कर दिया, नियुक्त किया। इनको बोले थे विधान पार्षद, जैसे आज सांसद बोलते हैं, उस समय बोला इसको विधान पार्षद। ठीक है, समझ गए बात को। ये कुल कितने थे, 6 थे।
और इनकी जो प्रक्रिया होती थी वो ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया के क्या ही समान थी। जैसी जो प्रक्रिया ब्रिटिश की संसद अपनाती थी वही प्रक्रिया भारत की विधान पार्षद या छोटी संसद या विधान परिषद क्या है अपनाएगी। समझ गए आप बात को। चलिए इसमें एक लास्ट पॉइंट इसी में आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय केंद्रीय परिषद थी, इसके अंदर 6 सदस्य थे, तो 6 में से जो 4 सदस्य थे, ठीक है, वो कहाँ से लिए जाते थे? बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। तो इनकी जो प्रांतीय सरकार थी ये क्या करती थी? इन 4 सदस्यों को अपॉइंट करके भेजती थी। समझ गए। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया? स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया। किसको? सिर्फ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही शासन को, अर्थात सभी लोग अंग्रेज थे। भारतीयों का यहाँ तक कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है सिवाय इसके। देखिए वो अगले पॉइंट में हम देखते हैं। जैसे क्या कहा, सिविल सेवा के लिए इन्होंने क्या कर दी? खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया कि भैया ओपन होनी चाहिए, जैसे आज हम लोगों के लिए होती है स्टेट पीएससी या यूपीएससी, ठीक है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये कर दी कि भारतीयों को अलाउ कर दिया कि इंडियंस आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिविल सर्विसेज। इसके लिए मैकाले समिति आई थी 1854 में, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और की थी, जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपनी को क्या है 20 वर्ष के लिए अधिकार पत्र मिल गए थे। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी के शासन का जो समय था थोड़ा सा बढ़ा दिया था कि ठीक है भाई आप शासन करते रहो, लेकिन ये नहीं बताया था कि आप कब तक शासन करते रहो। तो इससे ये हिंट मिल चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन है उसको कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है साथियों। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको दूंगा। इससे संबंधित 3 नंबर के सवाल, 6 या 5 नंबर के सवाल या प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसी क्रम में आगे की वीडियो भी निरंतर रूप से मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।